नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह और स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुजरात विधानसभा की 89 सीटों पर मतदान जारी। पहले चरण में 788 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दूसरे चरण के लिए प्रचार। कलोल, हिम्मतनगर और छोटा उदयपुर में करेंगे जनसभा। भारत आज आधिकारिक तौर पर ग्रहण करेगा G20 की वार्षिक अध्यक्षता। G20 के लोगों के साथ जगमगाएंगे देश भर में 100 स्मारक। आज डिजिटल रुपए की पायलट लॉन्चिंग। SBI, ICICI समेत 4 बैंक शामिल। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में परीक्षण। आज से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता ग्रहण करेगा भारत। आतंकवाद से मुकाबला, बहुपक्षवाद में सुधार होंगी मुख्य प्राथमिकताएं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ग्रुप डी मुकाबले में हार के बाद भी फ्रांस ने बनाई प्री क्वार्टर फाइनल में जगह। डेनमार्क को हराकर सुपर 16 में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। और खबरें विस्तार से। भारत आज प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण समूह G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत की 1 वर्ष की अध्यक्षता अवधि अगले साल 30 नवंबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का 8 नवंबर को अनावरण किया था। भारत की अध्यक्षता में G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार है। G20 की पहली बैठक दिसंबर के पहले हफ्ते में उदयपुर में होगी, जब G20 के शेरपा मिलेंगे। और इस सिलसिले में आज देश भर में फैले यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल समेत केंद्र सरकार संरक्षित स्मारकों पर G20 के लोगों के साथ रोशनी की जाएगी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और पुराना किला से लेकर गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर और ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर से बिहार में शेरशाह सूरी के मकबरे तक 100 ऐसे स्मारकों में रोशनी की जाएगी। G20 विश्व की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी फोरम है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिससे देश को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस संबंध में देश के अलग अलग भागों में 55 स्थानों पर करीब 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। वेबसाइट www.g20.org पर G20 के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध है। वहीं भारत आज से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी ग्रहण कर रहा है। इस दौरान आतंकवाद से मुकाबला करना और बहुपक्षवाद में सुधार करना मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। यूएनएससी नियमों के अनुसार यूएनएससी के 15 सदस्यों को वर्ण के क्रम में बारी बारी से अध्यक्षता मिलती है। परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के बाद भारत ने अगस्त 2021 में पहली बार यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली थी और अब वो अपने इस कार्यकाल में दूसरी बार इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज अध्यक्ष के आसन पर बैठेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 14 दिसंबर को बहुपक्षवाद में सुधार के लिए और 15 दिसंबर को आतंकवाद का मुकाबला करने को लेकर सुरक्षा परिषद में हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने न्यूयॉर्क जाएंगे। और अब खबरें गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। ये सीटें राज्य के 19 जिलों में फैली हुई हैं। इस चरण में कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पहले चरण में 14,382 मतदान केंद्रों में से 3,311 केंद्र शहरी क्षेत्र में है और बाकी के 11,071 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं। पहले चरण में जिन 89 सीटों पर मतदान होगा उनमें से 48 पर बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खाते में 40 सीटें आई थी।
और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ था। वहीं गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 चुनावी जनसभाओं में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे कलोल, 11:30 बजे छोटा उदयपुर और दोपहर 1:45 बजे हिम्मतनगर में जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे। और सीधा हम चलेंगे गुजरात के सूरत, जहां मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, 1 घंटे का वक्त हो चुका है, वोटिंग शुरू हुए। आप हमें बताइए कि सूरत की जनता मतदान में किस तरह से हिस्सा ले रही है, किस तरह का उत्साह है। निश्चित तौर पे सूरत मतदान में भाग ले रहा है और कह सकते हैं कि स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट है। सूरत बिजनेसमैन का जगह है और सूरत में लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय की कई बार कमी रहती है। लेकिन जो जिस तरीके से सुबह से ट्रेंड आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि एक के बाद एक लोग आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं और सीधे निकल रहे हैं। हालांकि ये पहले जैसी कतारें नहीं दिखती, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था काफ़ी मुकम्मल है और व्यवस्था के तहत सबसे महत्वपूर्ण कोशिश ये है कि किसी को इंतजार न करना पड़े। जो पहले हम देखते थे कि लंबी कतारें हैं, लोग वेट कर रहे हैं और उस वेट करने की अब स्थिति नहीं है। हम यहाँ के डीएम से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी बताया कि जहाँ अगर कतारों की संभावना होती है वहाँ पर हमने वेटिंग लाउंज बनाया है या पार्किंग की व्यवस्था की है ताकि लोग अपनी गाड़ियों में बैठ के इंतजार कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है जिसके चलते जो है कि सूरत के मतदान केंद्र पे काफ़ी शांति है। लेकिन निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उत्साह का माहौल है, क्योंकि जिन जिन लोगों से मैंने बात की उन सारे लोगों ने यही कहा और उनके दिमाग में एक क्लियर बात थी कि उनको क्या कहना है, क्या बोलना है और क्या करना है। उनके मुद्दे भी काफ़ी साफ थे और इसलिए वो आए, वोट दिए और निकल गए। तो सूरत की ये स्थिति है। अब मैं बताऊं कि जो ये इस चरण के अन्य जगहों की स्थिति है, चाहे तो सौराष्ट्र हो या भुज का इलाका हो, वहाँ से भी जो खबरें मिल रही है वहाँ भी सूरत के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से वहाँ चुनाव में लोग भाग ले रहे हैं और कहाँ मतदान का परसेंटेज उधर ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर में चुनाव आयोग उसकी घोषणा करेगा कि अभी कितना मतदान का परसेंटेज हुआ। आमतौर पर वो 1 घंटे के बाद करते हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से आए, तभी हम आपको आधिकारिक सूचना देंगे। प्रीति। बिल्कुल अखिलेश, ये पहला चरण किस लिहाज से अहम है, थोड़ा समझाइए। देखिए, पहला चरण इस लिहाज से अहम है क्योंकि देखिए सूरत एक ऐसी जगह है जहां की बीजेपी, कह सकते हैं कि बीजेपी जब 27 साल पहले सत्ता में आई थी तो उसमें सूरत का सबसे बड़ा योगदान था और सूरत ने सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को दी हैं हमेशा। और आज जब बीजेपी 27 साल के बाद चुनाव लड़ रही है, तरह तरह की बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त है, कुछ लोग यह बोलते हैं कि नहीं जी 27 साल हो गया, उसके बाद हमें बदलाव चाहिए, और कुछ जो बीच के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को महंगाई का सामना न करना पड़े। लोगों को यह, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। तो ये जो चरण है, पहला चरण, इसमें सूरत के अलावा अगर आप जाएँ गाँव की तरफ तो गांव की तरफ के कुछ दूसरे समीकरण हैं। गांव की तरफ देखिए, जो सबसे अहम बात है कि पिछले चुनाव में जो कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था, पाटीदार आंदोलन हुआ था। पाटीदार आंदोलन आप जानती हैं कि महत्व, जो गुजरात की जो सबसे दबंग तबका है गुजरात का, वो पाटीदार पटेल तबका है और उसका जमीन पर प्रभुत्व है। उस पाटीदार आंदोलन के चलते पिछले चुनाव में आप देख रहे हैं कि बीजेपी 99 तक सिमट गई थी और अभी बीजेपी का ये कहना है कि पाटीदार आंदोलन की जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई है। और खुद पाटीदार आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता थे हार्दिक पटेल, अब हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो इसके बाद अब स्थिति यह लग रही है बीजेपी, क्योंकि अब उनके सामने कोई इस तरह का बड़ा मुद्दा नहीं है जो कि बीजेपी को चुनौती दे सकती हो। और अगर बीजेपी यह चुनाव पहले से ज़्यादा अच्छी संख्या में निकालती है तो इसका न सिर्फ गुजरात पे बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी जाएगा। दूसरी जो अहम बात है, देखिए कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है। लंबे समय तक कांग्रेस शासन में रही है, हालांकि 27 साल से नहीं है, लेकिन कांग्रेस यहाँ के चुनाव को एक दूसरे तरीके से लड़ा रही है।
कांग्रेस इस चुनाव को राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल के रूप में नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के रूप में लड़ना चाह रही है और कांग्रेस इस चुनाव के माध्यम से अपनी ताकत पहचानना चाह रही है। कांग्रेस को ये पता है कि ये जो चुनाव है उनके लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उनके संगठन में बहुत बड़े फेरबदल हुए हैं। संगठन को उनको चुस्त दुरुस्त करना है और 2024 के लिए तैयार करना है। तो कांग्रेस के लिए यह चुनाव अहम है। पता चलेगा कि क्या उनकी ताकत है अपने बूते पे, बिना किसी बड़े नेता के आए हुए। केजरीवाल एक तीसरा एंट्री है और केजरीवाल की ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है कि जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में जीत हासिल की, पंजाब में हालांकि इसके पहले वो विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी थे, लेकिन यहाँ गुजरात में अभी तक उनका खाता नहीं खुला था। अब इस बार केजरीवाल ये कागज पर लिख के लोगों को दे रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है। तो अगर उनकी सरकार बनती है या मुख्य विपक्षी पार्टी भी बन पाते हैं, या कुछ लोगों का आकलन है कि उनको सिंगल डिजिट से ज्यादा भी नंबर मिल पाता है। तो जिस तरह के त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही है वो किस तरह का नजर आएगा 8 दिसंबर को ये पता लग जाएगा। लेकिन आज चुनावी महासमर है। पहले चरण की वोटिंग गुजरात में हो रही है। 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम ये जो बड़े नेता हैं, इन सब ने अपील कर दी है सुबह सुबह कि गुजरात की जनता घरों से बाहर निकले और बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। और यही हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो वोटिंग के रिकॉर्ड हैं वो कम से कम गुजरात अपने पिछले तोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। कुछ और अहम खबरों की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से नागालैंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नागालैंड के स्थापना दिवस के मौके पर आज वो हेरिटेज विलेज किसामा में 23वें हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति ने खुशी जताते हुए ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति नागालैंड यात्रा के दौरान आज दोपहर 1:30 बजे राजभवन कोहिमा में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करेंगे। वो आर्ट गैलरी का दौरा करेंगे और मोरन्स भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति का नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित राजकीय रात्रि भोज में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। नागालैंड के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने नागालैंड के लोगों को 60वें स्थापना दिवस की बधाई देते हुए नागालैंड के लोगों के उज्जवल और समृद्ध भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि भारत नागालैंड की संस्कृति पर बहुत गर्व करता है, जो साहस, कड़ी मेहनत और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर जोर देती है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस खूबसूरत राज्य के लोगों के कल्याण और समृद्धि की कामना करते हुए कहा, यह अपार प्राकृतिक सुंदरता से धन्य नागालैंड समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की भूमि है। उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को कड़े प्रावधानों वाला धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसमें जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाते हुए दोषियों के लिए न्यूनतम 3 साल से लेकर अधिकतम 10 साल तक के कारावास का प्रावधान है। इसमें कम से कम 50,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इस संशोधन के बाद अपराध करने वालों को कम से कम 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान भी करना पड़ सकता है, जो पीड़ित को दी जाए। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर भी। आप बने रहिए हमारे साथ। करीब 3 बरस की कड़ी मेहनत, स्वतंत्र भारत का अजेय संकल्प फलीभूत हुआ 26 नवंबर 1949 को, और वजूद में आया हमारा संविधान। एक देश, एक निशान। जानिए कृत्य, विधि और विधान का। देखिए सफर संविधान का, सिर्फ संसद टीवी पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले एक नजर डालते हैं टॉप 10 खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ताओं, महिला खिलाड़ियों और छात्रों के साथ संवाद किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू होगा। सत्र में राज्य में विभिन्न वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और रोजगार में आरक्षण से संबंधित 2 संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 13% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से दाखिला पंजीकरण प्रक्रिया 23 दिसंबर तक ऑनलाइन संचालित की जाएगी। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी रहने के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक प्राथमिक विद्यालय बंद रहेंगे। 12 दिसंबर से 28 फरवरी तक 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश होगा। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 19 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। आंध्र प्रदेश में सरकारी शिक्षक अब से बच्चों को पढ़ाने के अलावा और कोई अन्य काम नहीं करेंगे। राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम 2010 में संशोधन करते हुए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए तैनात करने पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक मिशन मोड में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान आज से शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रदेश के 750 निकायों में कूड़ा एकत्रीकरण के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों, गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स को पूरी तरह हटाते हुए स्वच्छ स्थान में बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज से 5 शहरों में वन स्टॉप सेंटर शुरू करेगी। वन स्टॉप सेंटर का मकसद एक ही जगह पर कई बीमारियों की जांच की सुविधा उपलब्ध कराना है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए 18 और 28 दिसंबर की घोषणा की है। ये चुनाव पहले अक्टूबर में होने थे, लेकिन पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। चुनाव 2 चरणों में होंगे और मतों की गिनती 20 और 30 दिसंबर को होगी। बीएसएफ रेंजिंग डे से पहले बीएसएफ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी महत्वपूर्ण भारतीय सीमाओं पर निगरानी और सुरक्षा गतिविधियों के लिए 2 एसयूवी माउंटेड जैमर, 1400 से अधिक हाथ से उपयोग वाले थर्मल इमेजर्स और लगभग 100 ड्रोन खरीदे हैं। पंजाब के पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत ने बताया है कि राज्य में पिछले साल की तुलना में इस मौसम में पराली जलाने की घटनाओं में 30% की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में इस मौसम में पराली जलाने की 39,907 घटनाएं हुई, जबकि पिछले साल 71,000 से ज्यादा घटनाएं हुई। और अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस सरगना अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी की मौत हो गई है। एएफपी ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। आईएसआईएस के प्रवक्ता ने बताया है कि एक युद्ध में अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी की मौत हुई है। इसके साथ ही खूंखार आतंकी संगठन के नए नेता का भी ऐलान किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैश्विक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के सरगना के मारे जाने के बारे में इस्लामिक स्टेट जिहादी ग्रुप ने ऐलान किया। आईएस की स्थापना के बाद मार्च में अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी संगठन का तीसरा लीडर तब बना था जब अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी ने अमेरिकी सैनिकों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को उड़ा लिया था। उससे पहले इस्लामिक स्टेट का प्रमुख अबू बकर अल बगदादी था। बगदादी उत्तरी सीरिया में एक अमेरिकी कमांडो के हमले के दौरान मारा गया था। रूस की संसद के ऊपरी सदन ने बुधवार को सर्वसम्मति से देश में एलजीबीटीक्यू अधिकारों को बढ़ावा देने के रूप में देखी जाने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले एक बिल को मंजूरी दे दी है। ये बिल मंजूर कर लिया गया है। इस मंजूरी को देश के संकटग्रस्त एलजीबीटीक्यू समुदाय पर चल रही कार्रवाई में नए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। फेडरेशन काउंसिल ने निचले सदन राज्य ड्यूमा द्वारा पिछले हफ्ते समान रूप से जल्द ही स्वीकृति के बाद बिल पर तुरंत मुहर लगा दी। अब ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास जाएगा, जो इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानून का रूप देंगे।
राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के तेल उद्योग पर अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाने का आह्वान किया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उनके देश पर एक तेल प्रतिबंध को कम करना पर्याप्त नहीं था और अब वो चाहते हैं कि अमेरिका अपने प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा ले। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब खबरें आर्थिक जगत से। एक नजर डालते हैं शेयर बाजार के ताजा आंकड़ों पर। आज सेंसेक्स 258.34 अंक बढ़कर 63,357.99 अंक पर खुला है। वहीं निफ्टी 113.6 अंक बढ़कर 18,871.95 अंक पर खुला है। इससे पहले बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों में लगातार 7वें कारोबारी दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा और मानक सूचकांक सेंसेक्स 417.81 अंक चढ़कर इतिहास में पहली बार 63,000 से ऊपर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी ने भी तेजी के इस दौर में 140.30 अंकों की बढ़त दर्ज की। कारोबार के अंत में निफ्टी 18,758.35 पर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक आज मुंबई में खुदरा डिजिटल रुपए के लिए पहला पायलट लॉन्च करेगा। आरबीआई ने मंगलवार को केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के खुदरा उपयोग संबंधी पायलट परीक्षण की घोषणा की। आरबीआई आज से क्लोज्ड यूजर यानी ग्रुप बंद उपयोगकर्ता समूह में चुनिंदा जगहों पर यह परीक्षण कर रहा है। इसमें ग्राहक और बैंक मर्चेंट दोनों शामिल होंगे। इसके पहले केंद्रीय बैंक 1 नवंबर को डिजिटल रुपए के थोक खंड का पायलट परीक्षण कर चुका है। डिजिटल रुपए के खुदरा उपयोग के इस परीक्षण में भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत 4 बैंक शामिल होंगे। ये परीक्षण मुंबई के साथ ही दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में भी किया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रुपया एक डिजिटल टोकन के स्वरूप में होगा जो एक वैध मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे इस समय जारी होने वाली कागजी मुद्रा और सिक्कों के मौजूदा आकार में ही जारी किया जाएगा। अब आज नवंबर महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए जाएंगे। जीएसटी का कलेक्शन अक्टूबर महीने में 16.6% बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया था। ये अब तक का दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रह था। जीएसटी संग्रह अप्रैल में लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। अक्टूबर 2022 में सकल जीएसटी संग्रह 1,51,718 करोड़ रुपए था। इसमें केंद्रीय जीएसटी 26,039 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 33,396 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी की हिस्सेदारी 81,778 करोड़ रुपए है। और अब बड़ी खबरें खेल की दुनिया से। कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ग्रुप डी में 2 बड़े मैच खेले गए। एक मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस और ट्यूनीशिया के बीच खेला गया। इसमें फ्रांस को हार झेलनी पड़ी। हार के बावजूद फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। ट्यूनीशिया ने फ्रांस को 1-0 से हराया है। वहीं ग्रुप डी में दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के बीच खेला गया। इसमें कंगारू टीम ने 1-0 से जीत दर्ज करके सुपर 16 में जगह बना ली है। ये मैच काफी रोमांचक रहा। अगर इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया हारती या मैच ड्रॉ होता तो ट्यूनीशिया का प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचना तय था। और इसी के साथ फिलहाल टॉप न्यूज में इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं 1 दिसंबर यानी आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 1 दिसंबर साल 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना की गई। भारत के एक प्रमुख अर्धसैनिक बल के रूप में यह भारत की सीमा रक्षा सेना है। यह बल विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। इसकी जिम्मेदारी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। यह बल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश की आजादी में सीमा सुरक्षा बल की अहम भूमिका अविस्मरणीय है। 1 दिसंबर साल 1963 को नागालैंड के रूप में भारत गणराज्य के नए राज्य का गठन हुआ। इसकी राजधानी कोहिमा है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में यहाँ के निवासियों का असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ था। स्वतंत्रता के बाद साल 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। यह क्षेत्र नागा पहाड़ी त्विनसंग कहलाया। बाद में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया। 1 दिसंबर साल 1974 को सुचेता कृपलानी का निधन हुआ। वे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। साल 1963 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। सुचेता जी बतौर स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं की पथ प्रदर्शक भी रहीं। इसके साथ ही भारतीय संविधान निर्माता सदस्यों में से एक थीं। उन्होंने तमाम युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल भी गईं। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले राष्ट्रगान गाया था। 1 दिसंबर साल 1885 को दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक थे। साल 1915 में गांधी जी से मिलने के बाद ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांधी जी के कार्यों को समर्पित कर दिया। वे काका के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। साल 1965 में उन्हें जीवन व्यवस्था नामक निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश विदेश में फैलता खसरे का संक्रमण।